हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए कि लास्ट डे तक मैंने जो क्वेश्चन कराया था वहाँ तक ये लेसन समझाने के हिसाब से कंप्लीट हो चुका है और आज मैं एक क्वेश्चन और आपको करवा रहा हूँ जिस क्वेश्चन से आप और ये अच्छे से कंसल्ट कर पाएँ, क्लियर कर पाएँ कि भारत में कौन से व्यक्ति की आय जो है कर योग्य होगी, कौन सी कैटेगरी में, वो साधारण निवासी है, असाधारण निवासी है या अनिवासी, यानी ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरीली और नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी के अंदर तीनों में उसका जो है वो टैक्सेबल इनकम कौन कौन सा होता है वो आपको बताया। तो फिर से एक बार जो है इस क्वेश्चन में अपन कंसल्ट करते हुए चलते हैं और कुछ जो इनकम है वो टैक्स फ्री इनकम है जिसका मैंने आपको कहा था कि एक बार मैं वो आपको भेज दूंगा। तो आज देखते हैं, ट्राई करता हूँ मैं पूरी कि वो आपको जो है थ्योरी सेंड कर दूंगा जिसमें कि आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से इंडिया में जो इनकम है वो पूरी तरह से एग्जाम्प्ट है, टैक्सेबल नहीं है। तो अभी इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं अपन। पहला है कि इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसीव्ड इन यूके। तो देखिए कि मैंने आपको लास्ट डे भी जब समझाया उसमें बहुत खास तौर पर दो चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखने को कहा है कि दो चीज़ें जब हो कि अर्न इन इंडिया और रिसीव इन इंडिया तो वो हर हाल में इंडिया के अंदर टैक्सेबल होती है। तो इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि अगर कोई इनकम भारत में या तो कमाई है और या भारत में प्राप्त की है, कमाई गई होने का मतलब वो किसी भी तरह से कमा सकते हो, किसी भी बिजनेस से, प्रोफेशन से, एनी हाउ, और प्लस आप जो है वो इंडिया में किसी भी जगह पे कमाते हो, बार बार जगह चेंज करते हो, उन सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरा है रिसीव का मतलब ये होता है कि फर्स्ट रिसिप्ट से मतलब होता है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति इंडिया में जॉब करता है, इंडिया में अपना पैसा प्राप्त कर रहा है तो अर्न रिसीव दोनों इंडिया में हो गया। कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए कि श्रीलंका में रहता है, दुबई में रहता है, वहाँ कमाता है और वहीं प्राप्त करता है और पैसा इकट्ठा करने के बाद वो सारा पैसा बिना खर्च किए मान लीजिए कि इंडिया लेकर आ गया, फिर भी वो इंडिया में रिसिप्ट नहीं माना जाता क्योंकि फर्स्ट रिसिप्ट जो उसकी हुई है वो श्रीलंका या फिर दुबई में ही हुई। अगर कोई इस तरह का एग्रीमेंट कोई व्यक्ति कर लेता है कि भाई मेरी जितनी भी इनकम होगी वो मैं यहाँ दुबई में रिसीव नहीं करूँगा, ये सीधी मेरी इंडिया ट्रांसफ़र कर दी जाए, यहाँ ना ट्रांसफ़र करके, तो उसको अपन रिसिप्ट मानेंगे। दैट मीन्स कि एक चीज़ आप दिमाग में सेट कर लें कि रिसिप्ट का मतलब होता है फर्स्ट रिसिप्ट, ना कि बाद में रेमिटेड। इंग्लिश में रेमिटेंस आता है, उसका मतलब होता है भेजना, पैसा भेजा गया, तो वो इसमें कुछ काम नहीं आएगा। तो ये कहा है कि भाई इंटरेस्ट पेड तो किया है इंडिया गवर्नमेंट ने और आपने रिसीव किया है कहाँ पर, यूके में। तो कई बार स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज आते हैं कि जब यूके में प्राप्त किया तो इंडिया में टैक्सेबल है या नहीं, लेकिन क्योंकि पेड जो किया है वो किसने किया है, इंडिया गवर्नमेंट ने, यानी कि वो कमाया गया है, वो कहाँ कमाया गया है, भारत सरकार के द्वारा। तो इसलिए ये अगर इंडिया में अर्न और इंडिया में रिसीव है तो ऑब्वियस है कि ये तीनों कैटेगरी में आपके 5,000 रुपये जो होंगे वो क्या होंगे, पूरी तरह से टैक्सेबल। उसके बाद आते हैं अपन सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट है कि प्रॉफिट फ्रॉम कनाडा बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया एंड हाफ प्रॉफिट रिसीव्ड इन इंडिया। तो बहुत सारी चीज़ें हो गई, बिजनेस है भारत के बाहर और कंट्रोल हो रहा है इंडिया से, और आधा प्रॉफिट जो है वो आपने रिसीव किया है इंडिया में। तो देखिए इसका अमाउंट जो है टोटल है 40,000। तो देखिए ऑर्डिनरी रेजिडेंट के बारे में क्या रूल है कि वर्ल्ड में कहीं भी कमाए, कुछ भी कमाए, उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। तो दैट मीन्स कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए तो ये पूरी तरह से टैक्सेबल है ही है, कोई समस्या ही नहीं। फिर नॉट ऑर्डिनरी के लिए कि बिजनेस भारत के बाहर है लेकिन कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, इंडिया में। तो इसमें यही चीज़ है कि अगर इंडिया से कंट्रोल होता है बिजनेस तो वो भले बाहर हो चाहे इंडिया में हो, उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट है कि जब इंडिया से बाहर है बिजनेस, कंट्रोल भले इंडिया से हो रहा है लेकिन नॉन रेजिडेंट व्यक्ति जो है, जो इंडिया में जिसका कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है, वो 2-4 दिन के लिए इंडिया आ गया या चला गया लेकिन वो भारत का रेजिडेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने आधा प्रॉफिट भारत में रिसीव किया है, 40,000 का आधा आपका कितना हो गया, 20,000, तो वो इंडिया में जो होगा वो क्या होगा, टैक्सेबल। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद थर्ड है कि पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया रिसीव्ड इन यूएसए। तो एम्प्लॉयर तो इंडिया का है जिससे आप कमा रहे हो और अभी आप यूएसए चले गए हो और वहाँ आपने वो पैसा जो है वो क्या किया है, रिसीव किया। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने जो है पैसा कहाँ प्राप्त किया है। पेंशन जो मिली है वो फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ इंडिया, जैसे मान लीजिए कोई इंडिया गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था और उसने रिटायरमेंट के बाद इंडिया छोड़कर वो बाहर विदेश में कहीं शिफ्ट हो गया, लेकिन क्योंकि ये इनकम जो है वो कहाँ जनरेट हो रही है, इंडिया में, तो इसलिए वो इंडिया में हमेशा क्या रहेगी, टैक्सेबल। तो यहाँ पर कितने रुपए मिले हैं उसको, 8,000। तो क्योंकि ये जनरेट इंडिया में हो रहा है तो चाहे कोई भी कैटेगरी हो, चाहे फर्स्ट, चाहे सेकंड और चाहे थर्ड, तो ये तीनों कैटेगरी की इनकम जो है वो आपके लिए टैक्सेबल मानी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल
एंड बॉट टू इंडिया, कि आपने इंडिया जो है के अंदर उसको प्राप्त किया है, लेकिन वो नेपाल की एग्रीकल्चर इनकम है। तो देखिए पहली बात तो एक ध्यान रखिएगा कि अगर इंडिया की एग्रीकल्चर इनकम होती तो वो पूरी तरह एग्जाम्प्ट होती, वो यहाँ आती ही नहीं। बाहर की है तो उसमें एग्रीकल्चर का कोई एग्जम्पशन तो मिलेगा नहीं। अब कमाई आपने कहाँ पर है? नेपाल में, और प्राप्त भी जो है वो आपने कहाँ की? नेपाल में। बाद में बॉट लिखा हुआ है, नॉट रिसीव। तो ये शब्द जो है कि भाई आपने बाद में इसको इंग्लिश में कहेंगे कि भेजी गई बाद में, तो वो आपके काम की नहीं है। रिसीव वर्ड होता तो वो आपके काम आता है। तो रिसीव तो इसने किया नहीं, बॉट किया है, तो इसका कोई मतलब नहीं। तो इसका मतलब कि ये इनकम जो है वो आपके 8,000 रुपये, सॉरी 10,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ कौन सी कैटेगरी के अंदर टैक्सेबल होगी? ओनली फर्स्ट। क्यों होगी? क्योंकि वैसे तो ना तो आपने इंडिया में कमाई, लेकिन ना ही इसको प्राप्त किया, परंतु क्योंकि साधारण निवासी के लिए रूल है कि वो विश्व में कहीं भी कुछ भी कमाए उसको भारत में टैक्स देना ही पड़ेगा, इसलिए इसको इसके कैटेगरी में तो लिखना ही है। इस कैटेगरी के अंदर जो साधारण निवासी है वहाँ पर आपको तभी एग्जम्पशन मिल सकता है या छूट मिल सकती है जबकि वो इनकम भारत में पूरी तरह से टैक्स फ्री हो, और या फिर वो एग्जम्प्टेड हो, तो उसको अपन यहाँ पे छोड़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। उसके बाद अगला पॉइंट अपन रीड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान एंड रिसीव देयर, यानी कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो भी पाकिस्तान में ही है और उसकी इनकम भी आपने जो है वो वहीं रिसीव की है। दैट मीन्स कि इट इज़ नॉट अर्न इन इंडिया एंड नॉट रिसीव इन इंडिया एंड नॉट कंट्रोल्ड बाय द इंडिया। तो इसमें इंडिया का कहीं कोई जिक्र है ही नहीं। तो जब इंडिया का कोई जिक्र नहीं तो इसका मतलब कि इसमें इन दोनों कैटेगरी के अंदर तो आएगा नहीं, क्योंकि इसमें तो ज़रूरी है कि या तो अर्न या रिसीव इन इंडिया हो, और या फिर नॉट। लास्ट वाली जो कैटेगरी है उसके अंदर ये रूल है कि अर्न या रिसीव ना हो और बिजनेस जो है वो कंट्रोल हो जाए इंडिया से, तो नॉट ऑर्डिनरी के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर इन तीनों में से कुछ भी नहीं हुआ। तो मतलब ये जो लास्ट कैटेगरी बची है ऑर्डिनरी, तो इसका अमाउंट है आपके 8,000। तो 8,000 रुपये आप इसके अंदर जो है वो क्या करेंगे? शामिल कर लेंगे। लास्ट पॉइंट है कि पास्ट फॉरेन अनटैक्सेबल इनकम बॉट टू इंडिया इन प्रीवियस ईयर। तो देखिए कि अगर पुरानी कोई इनकम जो है वो भारत में आप लेकर आते हो जिस पर टैक्स नहीं लगा हुआ है, तो प्रीवियस ईयर में उस इनकम को अगर अपन इंडिया में लेकर भी आए तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, बिकॉज कि हम जो इनकम टैक्स लगाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी इनकम के ऊपर लगाते हैं? जो कि प्रीवियस ईयर में कमाई गई हो। लेकिन जब ये प्रीवियस ईयर से पहले कमाई गई होगी तो हमका इसका कोई भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपन इसकी टोटल लगा लेते हैं। तो 45, 53, 53, 63 और 71, तो इसका आंसर तो आपके आ गया है। टोटल इनकम इसको कहेंगे 71,000, और इसके अंदर तो कम ही है 45 और 53, तो ये 53, और इसमें एक आध इससे कम ही होता है। लेकिन इस बार क्वेश्चन के अंदर जो है आपके एक अमाउंट में चेंज हो गया, जनरली तो सिमिलर रहता है ये, तो 25 और 833, तो ये इनकी इनकम जो है वो आपके आ गई। तो दैट मीन्स कि इस तरीके से आप आराम से जो है अपनी इंडिया में जो व्यक्ति रहता है उसकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन और करके बता देता हूँ, जैसे कि आप इस कोई लेसन के अंदर जो भी प्रॉब्लम होगी तो वो आपको थोड़ी और सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो मैं इसको क्लीन करके कंटिन्यू करता हूँ वापस। तो देखिए अब मैं इसमें आपको एक और क्वेश्चन जो है वो करके बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी बुक का। तो इस क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलरली पूछा तो एक ही तरह से है कि भाई आप पहले ये डिसाइड करें कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। तो जैसा कि इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन जो है वो करने पर इन्होंने डिसाइड किया, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर के अंदर भारत के अंदर जो आया है उसके हिसाब से उसको रेजिडेंट जो है स्टेटस नहीं मिला और उसको नॉन रेजिडेंट जो है वो डील किया गया है। लेकिन मैं आपको जो इसके अंदर क्वेश्चन कराऊंगा, और फर्स्ट ऑफ ऑल ये बुक जो है वो थोड़ी प्रीवियस ईयर से पहले की है जो मेरे पास है, तो उसमें 1 साल बैक इसमें चल रहा है क्वेश्चन के अंदर। लेकिन अपन ये जो आंसर सॉल्व करते हैं इनके अंदर इसकी कोई तरह की समस्या नहीं आती है। तो मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूँ कि जैसे क्वेश्चन के अंदर कि ये सारी इनकम, चाहे भले क्वेश्चन के अंदर पूछा नॉन रेजिडेंट का है, लेकिन मैं तीनों कैटेगरी को कंसल्ट करते हुए आपको इसको सॉल्व करा देता हूँ। जैसे कि प्रॉफिट ऑफ बिजनेस इन अमेरिका, तो अगर अमेरिका का बिजनेस है तो डेफिनेटली वो सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट में आएगा, बिकॉज ना तो इन्होंने इसको यहाँ पर रिसीव किया है इंडिया में और ना ही अर्न किया, तो इंडिया का इसमें टैक्स में कोई शेयर नहीं बनता। सेकंड पॉइंट है कि इंटरेस्ट जो मिला है, इंटरेस्ट ऑन यूके गवर्नमेंट बॉन्ड एंड हाफ अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया, तो ये अमाउंट है हमारा टोटल मिला के 4,000। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
ऑर्डिनरी में तो आपको बता दिया कि हर चीज़ टैक्सेबल है जब तक कि वो टैक्स फ्री ना हो। और उसके बाद अपन आगे आते हैं कि हाफ अमाउंट जो है वो आपकी इसको इंडिया में रिसीव कर रहा है, बीइंग रिसीव्ड इन इंडिया। तो अगर आधी अमाउंट रिसीव कर रहा है तो आधी अमाउंट तो इंडिया में रिसीव हुई है तो इंडिया में टैक्सेबल होगी ही। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि फास्ट अनटैक्स इनकम बॉट इन इंडिया। तो ये बार बार आ रहा है हर क्वेश्चन में, पॉइंट लगभग सिमिलर आते रहेंगे आपके, बार बार चेंज कम ही होता है। तो पुरानी कोई भी इनकम जो भारत में लेकर आई गई है जिस पे टैक्स नहीं लगा तो उस पर अभी भी टैक्स भारत में नहीं लगेगा। इंटरेस्ट ऑन इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी डायरेक्टली क्रेडिटेड इन अमेरिका बैंक, तो है तो भारत की और प्राप्त आपने कहाँ पे की है, अमेरिका। तो इसका अमाउंट है 20,000। तो अगर भारत में कमाया है तो विश्व में कहीं भी प्राप्त करो, इंडिया में उस पर टैक्स देना ही पड़ेगा। तो ये आपकी तीनों कैटेगरी में टैक्सेबल होगी। एंड द लास्ट पॉइंट कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया। तो भारत के अंदर आपकी जो है हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड है और इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है कंप्यूटेड। कंप्यूटेड का मतलब होता है कि हाउस प्रॉपर्टी का जो आपको किराया मिलता है तो उसमें से म्युनिसिपल टैक्स भरना पड़ता है और 30% गवर्नमेंट जो है वो आपको छूट देती है कि आप उस इनकम को रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए रख सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन में कंप्यूटेड का मतलब है कि पहले से टैक्सेबल है। तो ये हमने कहाँ पे कमाई है, इंडिया में। तो अगर इंडिया में अगर आप कमाते हो तो वो तीनों ही कैटेगरी में आपके टैक्सेबल रहेगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बस अब अपन इसकी टोटल कर लेंगे और इसकी जो टोटल होगी वो हमारी जो है वो टोटल इनकम बन जाएगी। तो मैं एक बार इसकी टोटल लगा देता हूँ और टोटल लगाकर फिर अपन इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये तो 18 और 2 20 और 20 40,000 हो रहा है। यही पूछा गया है वैसे अपन को इस क्वेश्चन में, लेकिन मैंने आपको सारी कैटेगरी जो है बता दी। तो 70 + 4 + 20 और +18, तो यानी कि 1,12,000 इसकी हो रही है। और सेकंड में 2,000 + 20 और +18 तो 40। तो आपको याद हो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द डे से बताया है कि जो इंसान इंडिया में रेजिडेंट की तरफ जितना ज़्यादा बढ़ता है उसको इंडिया में उतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और दूसरे व्यक्ति को जो भारत में जो है रेजिडेंट नहीं होता है उसको भारत में इतना टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसके अंदर एक पीरियड या तो मैं इसमें और आपको बना के दे दूंगा, एक लेक्चर जिसके अंदर ये कुछ और क्वेश्चंस आप जो है वो कर पाएँ। देन उसके बाद आपको इसमें लेसन के अंदर कोई तरह की समस्या आई थिंक सो कि आनी नहीं चाहिए। एंड उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट लेसन जो है फिर अपन कौन सा स्टार्ट करते हैं। या तो मोस्ट प्रोबेबली मेरी इच्छा जो है वो इसमें मैनेजमेंट को ही कंटिन्यू करने की है फिलहाल, क्योंकि टैक्स सर पढ़ाएंगे तो वो अपने हिसाब से ही उसको कंप्लीट करेंगे तो बेटर रहेगा। थैंक यू।